पूछते हो, आप करके भी तो देखो उस चीज को, आप क्यों घबराते हो? उस देश की सुरक्षा में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। किसी की पार्टी को लगा लो, थोड़ी सी पार्टी कमजोर है उसको दबा दो, थोड़ा सा व्यक्ति कमजोर है उसको दबा दो, तो क्या कहाँ देश को ले जा रहे हैं आप? एक बहुत ही दर्द सा होता है कि हाँ हमारी इमेज लेके बने कि पार्टी के ही बहुत बड़ा नाम राघव चड्ढा रिसेंटली अभी बीजेपी में गए हैं। राज्यसभा मेंबर कौन बनाता है यंगस्टर को? एक निगम पार्षद आपको क्या क्या काम सौंपे गए हैं? तो मेरे टाइम पे तो 1 करोड़ था, 1 साल का। 1 साल का। हमारे यहाँ कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ कोई स्विमिंग पूल बनाया जाए या कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाए। जब आपने कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में आने की सोची तो क्या आपने वहाँ पे एक गलती कर दी? क्योंकि जब तक आप कांग्रेस में थी, जब तक आपने आपके एरिया की चाहे सड़क की सफाई हो, चाहे नाले की सफाई हो, या आपके एरिया में लाइटें लगवाना हो, या आपका डेथ सर्टिफिकेट बनवाना हो, या बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना हो, ये जो सभी कार्य होते हैं ये एक निगम पार्षद का होता है, एक काउंसलर का होता है। इसलिए हमने अपने एरिया के जो 10 साल रह चुके थे निगम पार्षद, उनको अपने चैनल पे इनवाइट किया और उनके साथ डिस्कस किया कि कैसे कैसे काम होता है, कितना फंड मिलता है। और उनका नाम है श्रीमती गुड्डी देवी, जो 10 साल से हमारे यहाँ पर निगम पार्षद रह चुके हैं। उनके साथ हमने बहुत सारे छोटे लेवल पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, उनकी क्या क्या मेन काम है, जिसको लेकर आप जा सकते हो उनके पास, जो भी समस्या है। यदि आप जानना चाहते हो कि एक निगम पार्षद का क्या काम है रियलिटी में और क्या क्या प्रॉब्लम्स को वो फेस करते हैं, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, मेरा पहला ही सवाल ये रहेगा कि जब हम कभी भी स्कूल्स में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो हमारा पहला क्लास जब टीचर के साथ एक इंट्रोडक्टरी क्लास होता है, तो उसमें टीचर भी अपने बारे में बताते हैं, बच्चे भी अपने बारे में बताते हैं, और एक सवाल जरूर टीचर पूछते हैं कि आप अपने लाइफ में क्या बनना चाहते हो। तो इसको लेकर मैंने ये देखा है, महसूस किया है अभी तक कि अलग अलग जवाब आते हैं। कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई प्रोफेसर, अलग अलग जवाब आते हैं। लेकिन एक जो मुझे लगता है जवाब बहुत कम आता है कि हाँ मैं एक नेता बनना चाहता हूँ, मैं सीएम बनना चाहता हूँ, काउंसलर बनना चाहता हूँ, मैं समाज की सेवा करना चाहता हूँ, या पॉलिटिशियन बनना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है कि ये जो आंसर है इसका कम आने का क्या कारण है? क्योंकि आप 10 साल तक निगम पार्षद रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इसके पीछे? सबसे पहला मेरा नमस्कार आपके दर्शकों को भी और आपको भी। आपने बिल्कुल सही बोला, बट मैं ये कहूंगी कि आज का जो यंगस्टर है हमारा, वो किसी भी चीज से घबराता नहीं है। वो अगर वोट देने जाता है तो वो ये भी जानता है कि मुझे किसको चुनना है, और वो ये भी मानता है कि मेरा सवाल क्या है या मैं पूछना क्या चाहती हूँ। तो मैं यही उनको कहना चाहूंगी कि आप पूछते हो, आप करके भी तो देखो उस चीज को, आप क्यों घबराते हो उससे? देखो, मैं ये नहीं कहती कि पॉलिटिशियन सभी गंदे हैं, हाँ। या सभी, ज्यादातर जो आप कह सकते हैं उसमें उस लेवल से नहीं है। हाँ। मेरा सिर्फ अपना इतना मानना है कि आपको हिम्मत जुटानी चाहिए। आप कहाँ नहीं हो, विज्ञान में सबसे आगे हो, आप साइंस में सबसे आगे हो, आप किसी भी फील्ड में ले हो, इंजीनियर, डॉक्टर्स, तो यहाँ क्यों नहीं? तो मेरा हिसाब, जो मेरा अपना मानना है, मैं चाहती भी हूँ कि यंगस्टर भी उसमें आए। और अभी हाल का ही अगर एग्जाम्पल दूं मैं आपको, जो अभी एक्टर है हमारे, वो क्या नाम है, विजय थलपति। अच्छा। उन्होंने अपना कैरियर छोड़ा है, और कैरियर छोड़ने का मतलब नहीं है कि आमदनी, आपकी सेवा आपके अंदर होनी चाहिए। और आप, मुझे लगता है कि आज की जो जंगसर है, जो आप यूथ हो, या जेनजी कहेंगे अगर आपकी भाषा में उसको देखा जाए, तो आप सेवा से कभी नहीं डरते हो, तो फिर क्यों कतराते हो उसमें आके? हाँ, आपकी दिशा सही होनी चाहिए। अच्छा, ये एक बात बताओ मुझे, जो लगता है कि मुश्किलें, कतराते हैं, तो किस राह में मुश्किलें नहीं आती? आपकी पढ़ाई में मुश्किलें, बिल्कुल। आप इंजीनियर की पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें मुश्किलें आती हैं। आप डॉक्टर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें मुश्किलें आती हैं। तो हर चीज में अगर आप मुसीबतों से भागोगे तो मेरे ख्याल से वो हल नहीं है। भाग
जब तक आप नहीं लोगे तो राजनीति को तोहमत नहीं लगा सकते, और राजनीति को समझ के जब उसमें भाग लोगे तो मेरे ख्याल से आपको किसी चीज का सवाल पूछने का वो ही नहीं पड़ेगी, जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको किसने प्रेरित किया कि हाँ मुझे पॉलिटिक्स में आना है? ऐसा आपके साथ मतलब आपके फैमिली बैकग्राउंड में ऐसा था, या आप ऐसा फर्स्ट हो कि हाँ मेरे को राजनीति में जाना है और देश की सेवा करना है? आपको कहाँ से ये प्रेरणा मिली और कहाँ से आपकी ये जर्नी स्टार्ट हुई? नहीं, मैंने सोचा नहीं था। अच्छा। मैं यकीनन जेन्युइनली आपको बताऊं, मैंने सोचा नहीं था। हाँ। हाँ, एक चीज तो थी, आज मैं किसी और पार्टी से बिलोंग करती हूँ, उससे पहले मैं किसी और पार्टी से थी, लेकिन उस पार्टी की जो महिला प्रधानमंत्री थी उनसे ज्यादा मुझे इंस्पिरेशन मिली थी। गांव में रह के जब एक महिला का हमने भाषण सुना और उसमें देखा जा और बताया गया था, जब जब ज्यादा बताया गया था तब उनकी हत्या हुई थी इंदिरा गांधी जी की, तो एक मैसेज गया कि इंदिरा गांधी को ये, तो मुझे लगा कि ये एक महिला वो है, अगर किसी को, मेरा अपना नहीं था, अगर किसी को बनना चाहिए तो ऐसा नेता होना चाहिए जो देश को सबसे पहले रखे, परिवार से भी पहले देश को सबसे पहले रखे, और कहीं ना कहीं उसने साबित भी करा था। आपको पता है कि जब सन 71 में लड़ाई हुई थी, कैसे उसके बांग्लादेश के 2 टुकड़े करे और फिर एक अलग से बना दिया गया था। तो लेडीज अगर जाएं उसमें तो मेरा सौभाग्य है, और मैं ये मानना भी चाहती हूँ कि जाएंगी तो अपना विजन लेके चलें उसमें। बिल्कुल, इंदिरा गांधी जी का हमारी राजनीति में बहुत बड़ा रोल रहा है, उनको इसलिए आयरन लेडी भी कहा जाता है। बिल्कुल, बात सही है कि उन्होंने देश को सर्वप्रथम रखा और देश की सुरक्षा में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज कुछ भी कहें लोग, हाँ, कुछ भी कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आज की जो मुझे जो लगता है, जो आपने पहला सवाल ही करा था, उसमें एक चीज और मैं आपको जोड़ना चाहती हूँ। आज का जो युवा है वो शायद आजकल की जो राजनीति को देख के और पीछे हटता है, क्योंकि आजकल की जो राजनीति हो गई है वो बदले की भावना वाली हो गई है। समझ ही नहीं आता कि कौन बंदा कब क्या कर देगा, आपको समझ ही नहीं पाओगे। किसी भी लेवल पर किसी की पार्टी को लगा लो, थोड़ी सी पार्टी कमजोर है उसको दबा दो, थोड़ा सा व्यक्ति कमजोर है उसको दबा दो। तो क्या, कहाँ देश को ले जा रहे हैं आप? देश को अगर बढ़ाने का काम करना है, प्रथम सीट पे अगर कोई व्यक्ति बैठा है और वो देश पे बढ़ाने का काम करे, तो मेरे ख्याल से सब साथ देते हैं उसमें। क्या ये एक रीजन हो सकता है कि जेनजी जो यंगस्टर्स हैं वो पॉलिटिशियन में इसलिए ना आना चाहते क्योंकि पॉलिटिशियंस की इमेज काफी ज्यादा खराब रह रही है आजकल, जैसे देखा जाए तो? देखने का नजरिया है, सही भी है। बहुत ज्यादातर को तो आप खुद जानते हैं, देखा भी है भाई, एक पार्टी में रहते हुए तो वो भ्रष्टाचारी है और दूसरी पार्टी में जाते ही तो वो दूध का धुला हो गया। तो इसका मतलब जेनजीज को समझ में आता है। लेकिन मैं फिर कहूंगी कि जब तक आप कदम नहीं उठाओगे, तो कई बार होता क्या है, मैं भी नहीं कह रही, मुझे भी पूछे, आप मुझे भी सवाल कर सकते हैं कि आप सवाल तब पूछें जब उसमें घुसने की आपकी हिम्मत है, और जब तक आप नहीं घुसेंगे आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी किसी तरीके से देगा। एक होता है जो आपकी यूनिवर्सिटी चलती है आपके जेनजीज के, उसमें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ये वो, तो उसमें बहुत सारी खबरें तो ऐसे फॉल्स भी होती हैं, बहुत सारे तथ्यों के साथ होती हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि जब तक उसमें नहीं आप जाएंगे या आप क्वेश्चन करते हैं, अच्छी बात है, मैं कहती हूँ और भी करें, मुझसे भी करें और लोगों से भी करें, और ये पूछें कि हम अगर एंट्रेंस करें तो किस भी आप पे करें, क्या हमें राजनीति में अच्छा सीखने को मिलेगा, या क्या हम देश का और उद्धार कर सकते हैं, ऐसा कहीं विजन तो दिखे हमें। ठीक है, अब अगर हम बात करें किसी भी मिडिल क्लास इंसान की, वो अगर राजनीति में या इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या काउंसलर है? हाँ, काउंसलर ही। तो राजनीति स्टार्ट करनी है तो क्षेत्र में ही अपना काम करे, मैं यही कहूंगी। और देखो, किस्मत की बात है, बहुत से जो मिडिल क्लास हैं, अभी जब जैसे आम आदमी पार्टी का आया था तो घर में बैठे हुए लोगों को टिकट दी थी और जीते भी थे, विधायक भी बने थे, तो वो भाग्य भी जोर मारता है इंसान का उसमें। आपने अभी बात करी कि काफी कुछ सीखने को मिलता है पॉलिटिक्स में आके, आपने अपने 10 साल के एक्सपीरियंस में अभी तक क्या क्या सीखा जो आप ऑडियंस को बताना चाहोगे, जो मेन चीजें? मेन चीजें आपको अगर देखा जाए तो
हम क्या है, जब पॉलिटिशियन है या एक सीट पे व्यक्ति बैठा होता है तो उसको हर चीज की एक ध्यान देनी चाहिए और एक मर्यादा होनी चाहिए। मेरा अपना मानना है, बाकी सभी को नहीं कहूंगी। कोई व्यक्ति आपके पास, भले ही वो 10 साल का बच्चा क्यों ना है, कोई भी व्यक्ति आपके पास आ रहा है तो उसको सम्मान से बात करें। उसको, अगर मेरा अपना मानना है कि अगर उसको आगे के लिए प्रेरित करना है तो वो निसंकोच आपके पास आए। ये नहीं सोचे कि मैं काउंसलर के पास जा रहा हूं तो मुझे कैसा जवाब मिलेगा, कैसा नहीं मिलेगा, तो निसंकोच आए आपके पास। और बेस्ट है कि आपको हर घर को जानने का मौका मिलता है। काउंसलर का जो एक चुनाव है या व्यक्ति जो सीट पे बैठता है वो हर घर से कनेक्ट होता है, अपने एरिया में सबसे कनेक्ट होते हैं, सबसे। प्रॉब्लम से पता अगर लगती है सबकी। उसको जेन्युइनली प्रॉब्लम अगर पता करने जाए तो पता होती हैं। ज्यादातर अगर नॉर्मली देखा जाए तो प्रॉब्लम्स क्या होती है, मेन है सबसे पहले सफाई। ठीक है, किसी भी एरिया की, किसी भी एरिया की। अगर आप अपने एरिया के हो, कोई एक गली में झाड़ू नहीं लगी है, दूसरी में नहीं लगी है, तो आपको वहीं से आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस गली में, और जाओगे तो ज्यादा अच्छी बात है। आप देखोगे, वहां के लोगों से मिलोगे, वो तभी तो आपके पास आएंगे भावना से जुड़ के। और सबसे बड़ा मेन जो है भावना, आपकी जो भावना है, आप कितना किसी के ऊपर व्यक्त करते हैं। और मैं अपनी बात लूं, मैंने बहुत कुछ सीखा है, और सीखने के साथ साथ मुझे खासकर मलकागंज की जनता ने बहुत एहसास दिलाया है कि वो मेरे अपने हैं। क्योंकि मैंने अपना माना है, उनको कहने के लिए नहीं, वो दिखाया भी है उन्होंने। कोई भी आता है, कोई महिला हो, कोई बच्चा हो, और आप देखेंगे अभी तो बेझिझक मेरे पास आ जाता है। मेरा घर हो, मेरा ऑफिस हो, कहीं भी हो, फोन भी कर सकते हैं। मेरा फोन तुरंत उठता है, अगर नहीं भी उठा पाती तो कॉल बैक करती हूँ। ये जुड़ाव मेरा उनसे है, मलकागंज जो मेरा परिवार है उनसे है मेरा जुड़ाव। तो ऐसा ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी अपने सबके अलग अलग तरीके सोचने। आपने सही कहा। और कि आपने कहा कि आपके मतलब जो आसपास के लोग हैं, आप काउंसलर है तो आपके ऑफिस में तुरंत आते हैं और जो भी काम नहीं हुआ उससे बातचीत करते हैं और समाधान के लिए बोलते हैं। तो इससे पता चलता है कि आपके साथ कितना लोग जुड़े हुए हैं कि बेझिझक आपसे मिलने लोग आ रहे हैं और अपने समाधान बिना हिचकिचाते हुए और डरे हुए। क्योंकि जब हमारे मन में आता है कभी कि हाँ हमें यहाँ जाना है, एमएलए के घर जाना है, ये प्रॉब्लम लेके, तो एक हिचकिचाहट रहती है कि कैसे बात करेंगे, किस तरह से बात करेंगे। तो एक अच्छा पॉलिटिशियन मुझे लगता है कि अब जब आपके आसपास के लोग आपसे मिलने आ रहे हैं तो वो बहुत बड़ी बात है, और ये एक अच्छे पॉलिटिशियन की निशानी है। और आपने कहा कि हम आवाज़ तो उठाते हैं लेकिन जब हम उस करने की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं। ये युवाओं में सबसे बड़ी कमी लगती है। और एक कहते हैं कि मतलब राजनीति में जब हम जाते हैं तो एक भ्रष्टाचार का एक आप पे ठप्पा लग जाता है कि आप चाहे ईमानदार हो या ना हो। तो मुझे लगता है इसमें एजुकेशन सिस्टम में थोड़ी नैतिकता चीज़ें लेके आए तो बच्चे समझे। मैम, मेरा सवाल ये रहेगा आपसे कि आप जब पॉलिटिक्स में आए तो उस समय आपकी क्या उम्र थी और आप कैसे आए? थोड़ा-सा मुझे हमें बताइए। किसने आपको सपोर्ट किया? सपोर्ट तो आपका परिवार है, पहला सपोर्टर तो आपका परिवार है। परिवार में सास ससुर भी होते हैं, पति भी होता है, मतलब परिवार में बच्चे भी होते हैं, तो वो परिवार आपका सपोर्टिव होना चाहिए मेरे ख्याल से, खासकर एक महिला निकले तो। क्योंकि जेंट्स का क्या है कि वो फिर पूरा परिवार लग जाता है, और महिला उस परिवार को संभाल लेती है अगर जेंट्स पॉलिटिक्स में जाता है। अगर महिला निकलती है तो पूरा परिवार उसकी तरफ देखता है, तो मेरे ख्याल से पूरा परिवार सपोर्टिव होना चाहिए, और तभी लोगों के लिए कुछ करने की अपनी भावनाएं रहती हैं जो कर सकती है वो। एक चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी, आने का तो ऐसा नहीं था, कोई भी रीजन नहीं था, ना मैंने सोचा था। मैं भी आप लोगों की तरह मिडिल क्लास परिवार से हूँ, ऐसा नहीं कि बहुत मेरे गांव में बाप दादा मेरे धन्ना सेठ थे या ऐसा कुछ था, या बहुत बड़े किसान थे, छोटे से किसान थे। किसान की बेटी हूँ तो मेहनत का पता है, और मिडिल क्लास परिवार से हूँ तो जरूरतों का भी पता है कि कोई होता क्या है, क्या अगर आप हो या जेंट्स हैं तो कोई जाएगा तो वो ऑफिस जाते हुए भी हमारे ऑफिस में कंप्लेंट दे जाएगा कि यार जाते जाते क्या ही चलता हूँ।
अगर एक महिला निकली है और सीट पे बैठी है तो दूसरी महिला जब निकल के आएगी तो सबसे पहले वो अपना काम छोड़ेगी, अपने बच्चों को भी छोड़ेगी, तब आपके पास कंप्लेन लेके आएगी। अगर वो कंप्लेन लेके आ रही है और उसको वहां से भी निराशा मिलती है तो सोचिए उसके मन पे क्या गुजरती होगी। तो पहला थॉट उसके भी मन में यही आता होगा कि यार वोट किसको दे दिया। तो हमें उस वोट का सम्मान करना चाहिए, भले ही कोई दे नहीं दे, लेकिन जीतने के बाद सबका होता है तो वोट का सम्मान करना चाहिए। उन लोगों का सम्मान करो, वोट का भी मत करो जो आपके पास, सोचिए ना पैर उठा के आ रहा है बंदा, बिल्कुल अपना काम छोड़ के अपनी मेहनत के उससे वो ये सिर्फ ये उम्मीद लेके आ रहा है कि शायद मेरी समस्या का समाधान इनके पास होगा, और होना भी चाहिए मेरे ख्याल से। अगर उसका, आप जरूरी नहीं कि सर हर समस्या का समाधान उनके पास होता है, बट मेरा मानना यह है कि उसका रास्ता तो निकलता है, तो रास्ता निकालना चाहिए। अभी जब हम अभी वर्तमान की राजनीति देखते हैं तो आप आम आदमी पार्टी से बिलोंग करती है और अभी आम आदमी के 10 MP बीजेपी में चले गए। 7 अच्छा, गए। 7 MP चले गए, तो एक बहुत ही दर्द सा होता है कि हाँ हमारी इमेज लेके बने। जब हम आपका बायोग्राफी पढ़ रहे थे पीछे, आपका राजनीति का जब हम देख रहे थे, तो आपने भी कांग्रेस से आम आदमी में आए थे। तो जब कोई पॉलिटिशियन कोई पार्टी बदलता है ना तो उसपे एक धप्पा लग जाता है कि हाँ मतलब वहाँ उसको पैसे ज्यादा मिल रहा होगा या यहाँ पे ज्यादा सुविधाएं मिल रही होगी। तो आपका क्या रीजन था कि आप कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में आए? रीजन अगर मेरा कहेंगे तो मेरा स्पष्ट था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो विजन था ये कह सकते कि बहुत बढ़िया रहा, मुझसे पहले भी या मैंने, और जब कांग्रेस के धीरे धीरे मैं ये कहूंगी कि डाउनफॉल जाने लगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि नाव डूब रही तो मैंने छोड़ दिया, बिल्कुल नहीं। मुझे काम करने की मेरे ललक थी, काम करने की मेरी इच्छा थी, तो मुझे लगा यार यहाँ, और आम आदमी पार्टी का जब देखा था यंगस्टर, आप लोग भी सब उनको सपोर्ट कर रहे थे, तो मुझे लगा यार मैं जो काम करना चाहती हूँ तो शायद इस पार्टी में रह के बेहतर तरीके से। और पार्टी जब मैंने चेंज करी थी, आप देखिएगा और देखा भी होगा आपने कि दुनिया पार्टी जाके चेंज कर लेती है। मैंने अपने लोगों से सलाह की, अपने लोग मतलब मलकागंज के लोगों से एक पोस्टर निकाला था कि क्या मुझे आम आदमी पार्टी में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। उसके लिए मैंने पोस्टर निकाला, उसमें नंबर दिए, हाँ के लिए मिस कॉल करें या मैसेज भी कर सकते हैं। तब मुझे मैसेज भी मेरे पास खूब सारे आए थे और वो चला था, अगर मेरे पास होगा तो मैं दिखाऊंगी भी जरूर। तो जब लोगों की सहमति हुई तब मैंने करा, ऐसा नहीं कि मुझे किसी चीज की ज्यादा लालसा थी, वो ऐसा नहीं था कि मेरी भी सिर्फ एक चीज थी कि मैं जहां के लोगों ने मुझे सम्मान दिया मैं उनके लिए और क्या बेहतर कर सकती हूँ, और क्या बेहतर कर सकती हूँ, बस और करने की इच्छा। आपकी पार्टी के ही बहुत बड़ा नाम राघव चड्ढा रिसेंटली अभी बीजेपी में गए हैं। उन्होंने एक बात बोली थी जब उनसे पूछा गया था कि आपने क्यों चेंज करी पार्टी, तो उन्होंने बोला कि आई एम अ राइट पर्सन इन अ रॉन्ग पार्टी। तो ऐसा क्या गलत हुआ होगा उनके साथ जो उन्होंने ये बात बोली? देखो हर किसी का ना अपना अपना विजन होते हैं, यही पार्टी एक ऐसी थी जो राघव चड्ढा जी को पहचान दिलाई थी। क्या उससे पहले आप जानते थे उनको? भाई आपकी तरह नॉर्मली यंगस्टर बन थे वो भी एकदम से, या कोई हाई प्रोफाइल काम वो करते जब जाके वो रोशनी में आते। लेकिन आम आदमी पार्टी ने तो पहचान दी ना, एक ऐसे बेटे को पहचान दी जिसका मेरे ख्याल से जो जितना मुझे पता है वो खुद भी कहते हैं इस बात को कि मेरा पॉलिटिकली कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो क्या चाहिए और आपको? पहचान तो दी, आपको काम करने की स्वतंत्रता दी, आपको राज्यसभा मेंबर कौन बनाता है यंगस्टर को, लेकिन बनाया ना। अब मुझे नहीं पता कि उनके पर्सनल क्या है, तो मैं उस बात में विषय में नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरे लीडर बैठे हैं, बहुत सारी चीजें हैं और लेवल पे, बट मैं ये कहूंगी कि पहचान तो दी। तो जब आपने कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में आने की सोची, तो क्या आपने वहां पे एक गलती कर दी? क्योंकि जब तक आप कांग्रेस में थी, जब तक आपने जीते थे, दो बारी आप जीते, तो क्या वहां पे मिस्टेक हो गई या फिर आपको बीजेपी चूज करनी थी, या ऐसे कोई कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं है कि मैंने अपना स्वार्थ देख के या क्वेश्चन मार्क का, वो नहीं है।
आपने देखा होगा अभी 2017 में कांग्रेस के बुरे हालात थे, तब भी मैं जीती। और 17 के 12 से लेके 17 और 17 से लेके 22 तक, और 22 में भी मैं ये नहीं कहूंगी, पार्टी ने टिकट दिया मुझे। और अंतर कितना था आप सोच के देखिए, कितना? मात्र 382 वोट। तो एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, कोई मेरे अगेंस्ट नहीं था। हाँ, हो सकता है कुछ चीजों को लेके लोगों को लगा हो तो उनको भी सुधारने की कोशिश करी। और कई बार होता है ना कि जब आंधी आती है तो अच्छे अच्छे दरकों को उगाड़ देती, तो शायद मेरा भी वही था। शायद इस बार भाग्य में नहीं था मैं क्या और लोगों के लिए काम कर पाऊं, जो मेरे विजन थे, जो मैंने सोच रखा था परिवार के लिए, वो नहीं कर पाई मैं मलकागंज के लोगों के लिए। तो शायद इसमें भी कोई सबक होगा। और मेरा अगला सवाल आपसे यही रहेगा, क्योंकि आप काउंसलर है तो लोगों के मन में एक रहता है ना कि हाँ, अगर ये रोड है तो रोड बनाने का भी काम भी काउंसलर का है, अस्पताल बनाने का भी काम काउंसलर का है। तो एज एक निगम पार्षद आपको क्या क्या काम सौंपे गए हैं, अगर आप उसका थोड़ा सा लिस्ट बता देंगे, जिससे जो हमारे एरिया के लोग हैं, जो हमारे ऑडियंस है, उनको एक क्लियरिटी आ जाए कि हाँ, इनका काम ये है, हम इस चीजों के लिए आपके पास जा सकते हैं, अपने निगम पार्षद के पास जा सकते हैं। बेसिकली तो आपकी इच्छा होनी चाहिए, काम तो कोई भी कुछ कर सकते हो आप भाई, बस हरतिया आपकी करने की इच्छा होनी चाहिए। मेन अगर एज ए काउंसलर का ही आप काम गिनाए तो मात्र 2-3 काम है। अच्छा। और बहुत बड़े नहीं है वो। सबसे पहला है गलियों की सफाई कराना। अच्छा। रोड की सफाई कराना, जाली बनी हुई है उन जालियों की सफाई कराना, किसी का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है उसमें मदद करना, आपको लेटर लिख के देना, किसी बेटी की शादी है उसके लिए कोई समुदाय भवन या बारात घर बुक कराना है उसके लिए, और मेन टू मेन कनेक्ट होना आपका। ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी उपस्थिति कितनी है आपके जो लोगों के बीच में। ये 3 काम है। रही बात जो गली है जो आपको बताया जा रहा है, अगर आप पूछ रहे हो तो मैं आपकी नॉलेज में भी ये डालना चाहूंगी। जो 60 फुट रोड होते हैं, अच्छा, वो एक्चुअली में विधायक के उसमें आते हैं। अच्छा। और 60 फुट से जो छोटे हैं, चाहे वो 10 बाई का हो, 20 बाई का हो, वो काउंसलर बना सकता है। लेकिन काउंसलर का जो एक लिमिटेड फंड है वो बहुत कम होता है। कितना होता है? आई थिंक मेरे टाइम पे तो 1 करोड़ था, 1 साल का। 1 साल का। अच्छा। और अब तो एमसीडी के ज्यादा ही वो हैं, तो आई थिंक 25 लाख इन्होंने कर दिया। 25 लाख में एक सड़क भी ढंग से नहीं बनती अगर बनाया जाए। अच्छा, 1 करोड़ से 25 लाख कर दिया है इन्होंने। तो ये इसलिए मुझे नहीं पता, जबकि पार्टियों को ये देखना चाहिए कि जब ऊपर से लेके सारे आप नीचे तक हो तो आपको फंड देना चाहिए, क्योंकि काउंसलर की जो कनेक्टिविटी है वो लोगों से ज्यादा होती है, को पूरा करना बहुत ज्यादा। भाई आपकी जाली टूटी है, आपको जाली मंगा के दे दी, आपका छोटा सा पाइप टूटा है, आपका पाइप लगवा दिया, आपके यहाँ मलबा पड़ा है उसे उठवा दिया, आपके यहाँ झाड़ू लगनी है झाड़ू लगवा दी। बेसिक नीड है, बहुत छोटी छोटी है। तो कहीं ना कहीं इसका मैं कहूंगी कि अगर देखा भी जाए और लोगों में बात है, और आप जैसे यंगस्टर हैं तो इस बात को रख सकते हैं कि जैसे विधायक का भी इन्होंने सडनली जो मेरे उसमें जहन में आता है 1 साल का, आई थिंक 4 से 5 करोड़ कर दिया इन्होंने। अच्छा, विधायक। हाँ, बहुत बड़ा अमाउंट है। हाँ, बहुत। तो जाहिर सी बात है उतना ही काउंसलर को उससे ज्यादा मिल जाएगा तो बहुत बेहतरीन काम हो जाएंगे उसमें। एक जैसे कि आपने बताया कि इतना इतना फंड मिलता है, तो ऐसा कभी होता है कि जैसे आपको अपने एरिया में काम करवाना है लेकिन आपके पास फंड नहीं है और आप फंड के लिए बोलते हैं बट आपको देता नहीं, क्या क्या समस्याएं आती है आपको फंड से रिलेटेड? नहीं, देखो मैं यही कहूंगी कि आपकी इच्छा होनी चाहिए। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि मेरे लिए मेरे उस टाइम पे ना तो एमपी कांग्रेस का था ना विधायक कांग्रेस के थे जिस टाइम पे मैं लड़ी थी, तो मैंने फिर भी काम कराए। तो आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। भाई बहुत सारे ऐसे हेड हैं जो नॉन प्लान का है, और भी कई हैं, एक प्लान हेड का हुआ, एक SC ST का हुआ, ये सब बहुत सारे जो हेड हैं जिनसे आप पैसा ला सकते हो। उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि कोई अधिकारी आपके लिए ये नहीं बैठा है कि आप आइए अपनी फाइल लेके और हमसे बजट ले जाइए। मैम, मेनली जो काउंसलर को हो वो एमसीडी से फंड मिलता है, विधायक से भी ले सकते हैं, विधायक से जो स्टेट की स्कीम सही है विधायक से भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है उसमें।
और कोई नया प्रोजेक्ट या कोई हम्म, जैसे मान लो कोई बारात घर बनाना है हाँ, या कोई और अच्छी चीज बनानी है तो हाँ। उसके लिए एमपी फंड भी लग सकता है, अच्छा, ले सकता है काउंसलर। अच्छा। जैसे हम एमसीडी की बात कर लेते हैं, अगर आपको एक रोड बनवाना है अपने गली में, तो आपको मतलब हमें एक टेक्निकलिटी अंदर की बात पता करनी है कि क्या-क्या प्रोसेस रहता है अगर आपको रोड बनवानी है, क्योंकि आपको डायरेक्ट तो सीधा पैसे तुरंत नहीं देते नहीं होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल पहले नहीं। आपको अगर रोड बनाना है तो आपको क्या-क्या मतलब प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है? सबसे पहले उसकी पैमाइश कराओ, अच्छा। नपाई, हुँ, पैमाइश का मतलब है हुँ, नपाई कराओ, हुँ। कितनी बड़ी गली है, हाँ। कितने गज है या कितने मीटर है, वो हुँ, उसके बाद उसका एस्टीमेट जेई बनाएगा एमसीडी का। अच्छा। उस एस्टीमेट को लेके आपको जाना पड़ेगा आगे, हुँ, उसमें सीधा वो कहते हैं ना पहले जीने से और ऊपर के जीने तक, फिर वहां से ऊपर के जीने से उतर के फिर पहले जीने तक, अच्छा। वैसे ही फाइल का प्रोसेस चल रहा है। अब जेई बनाएगा, फिर एई के पास जाएगी, एक्शन के पास जाएगी, फिर चीफ इंजीनियर के पास जाएगी, फिर एससी के पास जाएगी, कमिश्नर के पास जाएगी, एडिशनल कमिश्नर के पास, वहां से साइन होकर फिर ऐसे ही आएगी। तो लंबा प्रोसेस प्रोसेस है। पर करने की इच्छा होनी इच्छा चाहिए। होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि आप बनाई आपने हाँ, तो आप लेके जाते रहो। कई बार होता क्या है कि मैंने छोड़ दिया कि मैंने ये करना ही नहीं है, अच्छा। तो वो फाइल आपके पास या जेई के पास ही पड़ी रहेगी, आपकी इच्छा ही नहीं है। इच्छा होगी तो आपको हाँ, जाना पड़ेगा, हाँ, अब बार-बार अधिकारी के आप पास बैठना पड़ेगा, उसके सर पे बैठना पड़ेगा कि मुझे चाहिए तो चाहिए। चाहिए। मुझे लोगों ने मुझे चुन के भेजा है, मेरी जवाबदेही है उनकी। हाँ। अगर आपको नहीं करना है तो फिर कुछ नहीं हो सकता उसमें। हाँ, जब आप फर्स्ट टाइम निगम पार्षद बने, तो आपने सबसे पहला काम क्या करवाया था, आपको याद है? बिल्कुल, सबसे पहला काम तो झाड़ू का ही था। बहुत अच्छा। गंदगी थी, मैंने वही ओह! उसको सुधारने की कोशिश करी थी। हाँ, तो बहुत गलियों में जाके सुबह उठ के, ऐसा नहीं था कि अपनी वो करी, सुबह उठ के नहा धो के, या नहीं भी है तो हाँ, पूजा करी, अपना नहाए धोए हाँ, और गलियों में राउंड निकल गए, अच्छा, बगैर अधिकारियों को बताए। वहां जाके पहुंचे कि भैया यहाँ सफाई नहीं हुई है, तो वहीं खड़े होके कराई। हाँ, रात तक भी चले गए, कभी रात ठीक, में भी चक्कर लगा लिया। फोन नंबर मैंने शुरू से देना लोगों को स्टार्ट कर दिया, अच्छा, क्या बात क्योंकि जो चुना जाता है उसका हाँ, फोन नंबर हमेशा हर उस व्यक्ति के पास हो जो ऑफिस जाता है, बिल्कुल, या वो उस गृहिणी के पास हो जो आपके पास नहीं आ सकती, आपको फोन करके उसकी जानकारी दे कि मेरे यहाँ आज सीवर का पानी भरा हुआ है, या हाँ, मेरे यहाँ जाली का पानी भरा है, या मेरे यहाँ सफाई नहीं हुई। क्या बात है। तो मेरा यही काम था बेसिक सी, क्योंकि मुझे जुड़ना था और मेरी ललक थी काम करने की। एक क्या महिला के नाते, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था हुँ, कि मैंने इंदिरा गांधी जी को देखा था, तो मेरा एक रहा कि यार कुछ कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक बात आप लोगों की नॉलेज में डालना चाहती हूँ, जैसे है कि जो वोटर है, हुँ, जो वोट देता है आपको, वो आपसे क्या लेता है? आपसे सिर्फ सेवा भरोसा, है, भरोसा, सिर्फ प्रेम। भरोसा। हुँ, वो ये भरोसा देख के वोट करता है कि ये कल को मेरे काम करेगा। बिल्कुल, अगर उसे कुछ अलग नहीं करती मैं, अगर उस काम को ही मैं पूरा कर रही हूँ लगन के साथ, तो मेरे ख्याल से मैं उस वोटर का भी भरोसा जीता है, और मेरा जो कर्तव्य था वो भी मैंने पूरा किया एक तरीके से, बिल्कुल। कोशिश करी है उसे पूरा निभाने के लिए। आपका ये कौन-सा एरिया आता है आपके अंदर में, वार्ड 13 के अंदर में? मलकागंज हो गया। अभी जब मैं पहली बार लड़ी थी तो हाँ, वार्ड 9 था, 9 अच्छा, था। हाँ, दूसरी बार लड़ी तो 13 था। अच्छा, अभी 22 में 12 हो गया है, अच्छा, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं, ओके, डिलिमिटेशन हुई या हाँ, फेर बदल हुआ एक डिलिमिटेशन। तरीके से, तो वो चेंज होते रहते हैं वार्ड का उसमें। लगभग जब भी कितना जनसंख्या मतलब एक काउंसलर के हाथ में अधीन हाँ, बहुत है। मेरे यहाँ की अगर आप करें हाँ, तो दिखने में बड़ा छोटा सा पॉकेट लगता है हाँ, मलकागंज का, हाँ, लेकिन ये गोभी का फूल है। आप समझ गए? गोभी का फूल का मतलब इन द सेंस कि बहुत पब्लिक है। हाँ, हाँ, अगर देखा जाए मेरे यहाँ, जो मेरा अपना आकलन है और जो एक सर्वे होता है उससे, ओह, जिसमें से जो हमारी वोटों की वो जो हुई थी लास्ट टाइम जो हुई थी 2022 में, अभी का नहीं मैं बताऊंगी, तो 77,000 वोटर थे। 77,000 वोटर, क्या बात है, वाह! तो तो अभी संख्या बड़े तो ही बहुत होंगे, ज्यादा है। बड़े ही होंगे मेरे हाँ, ख्याल से। हाँ, तो आई थिंक वो लोग मतलब अगर 1 लाख आपको, तक समझ लो हाँ ये भी कह अप्रोक्सीमेटली। सकते हैं कि उसके नीचे हों, आसपास हों, हाँ, पर इतने वोटर हैं हमारे 1 यहाँ लाख उसमें। बहुत ज्यादा संख्या अब होती है। देखिए वो कुछ व्यापारी हैं, हमारा सराफा बाजार है पुराना, हाँ, कुछ व्यापारी हैं बाहर से आते हैं,
मंडी भी है तो कुछ लोग बाहर से अपनी कमाई करके आते हैं। कुछ जो हमारे यहाँ एक तरीके से जो रोजमर्रा का काम करते हैं, चाहे वो ई रिक्शा चलाते हैं, चाहे वो बेलदारी करते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, वो आके कमा के चल जाते हैं। क्योंकि हमारा मलकागंज का जो एक चीज मैंने देखी है कि पॉकेट भले ही छोटी है, पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन ज्यादा के बाद भी मुझे नहीं लगता कि वहां किसी को काम की तंगी पड़ती है। जो जिसकी सहूलियत होती है वैसा काम वहां कर लेता है वो। बाकी अगर मान लो कोई त्योहार आया है, नवरात्रे आए, तो अपना जौ और अपने उपले लेके बैठ गया, मिट्टी के कुंडे लेके बैठ गया, तो वो बेच दिए, तो अपनी अर्निंग कर लेता है। दिवाली आई तो खिल खिलौने बेच दिए, मूर्तियां बेच दी। तो ये चीजें मेरे ख्याल से छोटी छोटी खुशियां हैं जो खासकर मलकागंज से प्रेरित होते हैं लोग, और मेरा जो अपना मानना है। मैम एक चीज आपने बहुत अच्छी बात करी कि त्योहारों में जितने भी वेंडर्स लगाते हैं, इनके साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि एमसीडी जब आती है तो सारा सामान इनका लेके चली जाती है, इनको लगाने नहीं देती। तो इससे रिलेटेड आप क्या कर सकते हो या क्या सलाह देना चाहोगे? लेकिन मैं सबसे पहले उन वेंडर को भी सलाह देना चाहूंगी कि हाँ। एक जो आपको दायरा मिला है उसमें आपको लगाना चाहिए। बिल्कुल। दूसरी बात, पर्सनली मेरी जेन्युइनली अगर देखा जाए, और ये आप यूथ उस बात को करेक्ट करेगा कि हर व्यक्ति को, चाहे भलाई वो चाट पकौड़ी की दुकान लगा रहा है, चाहे भलाई सब्जी की लगा रहा है, चाहे भलाई फल की लगा रहा है, उसका अपना डस्टबिन उसके पास होना चाहिए, ताकि रोड पे गंदगी ना हो। अगर रोड से जो उनका दायरा है वहां वो लगाएंगे तो मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ही लोगों को दिक्कत आने लगती है, लोग एमसीडी में जाके शिकायत करते हैं, तो जाहिर सी बात है वो उठाने आते हैं। बट मैंने कोशिश करी कि मेरे टाइम पे ये नहीं आया था, क्योंकि पर्सनली मैं लोगों के पास चली जाती थी, भाई रे थोड़ा दायरे में कर ले। क्योंकि होगा क्या कि जब वो उठा के लेके जाएंगे वो फिर मेरे पास आएंगे, बहन जी हमारा सामान चला गया और छुड़वा के दो। तो पहले ही उस चीज को कर लो ना, क्यों उसको मानसिकता और उसकी बड़े मानसिक पीड़ा कि वहां जाएगा, देगा, सामान नहीं देगा। और एमसीडी हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, अधिकारियों को तो फिर आपको पता ही है उसमें फिर कैसा परेशान करते लोगों को। हाँ, आपने सही बात कही कि मतलब हमें स्वतंत्रता मिली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे की स्वतंत्रता का हनन करो। आपको दूसरे की स्वतंत्रता का भी ख्याल रखना चाहिए, तभी देश तरक्की करेगा और साथ में चलेगा। जब भी पहले परिवार तरक्की करेगा। उसमें अगर परिवार में 4 लोग हैं और हम एक दूसरे की सम्मान करेंगे या एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल करेंगे तो परिवार आगे बढ़ा। उसके बाद पड़ोस आ गया, अगर पड़ोसियों का भी यही है तो फिर पड़ोस आगे बढ़ा, फिर मान लो मोहल्ले का आ गया तो मोहल्ला भी ऐसे बढ़ा, तो तभी तो बढ़ेगा, कड़ी तो जुड़ेगी ना किसी न किसी में। हाँ, अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे। मैम आप 10 साल में आपने क्या क्या काम करवाया, अगर आपको याद हो अपने एरिया में मेन, ताकि हमारे आपके लोगों को पता चल जाए कि आपने हाँ ये करवाए हो आपने, और आपका क्रेडिट कोई और लेके भी चला गया हो तो आप बता सकते हैं। मेरा अपना जो काम था, हाँ, बहुत सारे काम थे, मैंने कोई काम ऐसा छोड़ा नहीं जो मैंने ना किया हो। बट फिर भी मैं ये कहूंगी कि काम है, काम कभी खत्म नहीं होते। बिल्कुल, समस्या सबसे बड़े जो मेरे काम कराए, और मैं ये इसलिए नहीं कि टीवी पे या न्यूज में है, ऐसा नहीं, स्वयं आप जाके देखना। एक हमारे जो बद्रीमल अखाड़ा है लल्ला पहलवान जी का, वहां बराबर में है जच्चा बच्चा केंद्र, पहले बना हुआ था लेकिन वो टूटा हुआ था। उसी के पीछे जाके मैंने बढ़िया बिल्डिंग बनाई, वो फंड में लेके आई थी एमसीडी कमिश्नर से, ताकि हेल्थ का वो था तो उसको मैंने बनाया था। उसके बाद एक पंजाब बच्चा जो केंद्र है इसमें मेनली क्या होता है यहाँ? जैसे मान लो गर्भवती महिलाएं जाती हैं, वहां उनका इलाज होता है, जो भी उनको छोटी मोटी मेडिसिन है, मान लो कैल्शियम की गोली है या गैस किसी को बनती है, वो जो उनकी पूरी देखभाल है वो वहां से शुरू होती है। छोटी जो प्रॉब्लम सुविधाएं, हाँ, उनके इंजेक्शन लगना होता है। अब हर कोई तो मलकागंज में धन्ना सेठ नहीं है ना, हर कोई तो धन्ना सेठ नहीं है भाई, जिसकी जैसी जरूरत है तो वो वहां जाके उनके टीके वीके लगते हैं, उनकी जांचें होती हैं हर बार, जब भी जाएंगी महीने में 15 दिन में, तो उनकी एक तरीके से दूध देखा जाए, अल्ट्रासाउंड वगैरह वो करके जांच करते हैं, देखते हैं मशीन पे कि बच्चा कैसे धड़कन कर रहा है या कैसे है, सेफ है नहीं है, तो उस तरीके की सारी चीजें वहां होती हैं।
और दूसरे और काम और बच्चा जैसे ही पैदा होगा तो फिर उसके सारे टीके लगते हैं, जन्म से लेके जब तक का उसका है 10-12 साल का जो भी प्रोसेस होता है, चाहे खसरे की कोई भी दवाई पिलानी है, पोलियो की, ये वो सबको वहां पर मिलता है बच्चे को भी। तो ये मेनली जच्चा बच्चा केंद्र इसीलिए कहा जाता है। वैसे तो देखा जाए अगर माना जाए तो वो है मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र। ओ, तो दोनों ही हो गए, माँ की भी रक्षा होगी और शिशु को भी होगी। और आपके और काम हमारे यहाँ एक बारात घर हुआ करता था पंजाबी बस्ती में, अच्छा वो ओपन था। जब मैं 2012 में जीत के आई थी, ओपन था वो। लेकिन मेरा मन था कि यार अपने यहाँ कोई बड़ी जगह है नहीं हमारे यहाँ, हाँ खासकर मलकागंज में देखा कोई बड़ा बारात घर नहीं है, बड़ी कोई जगह नहीं। तो एक जगह थी हमारे पास, वो मैंने सोचा क्यों ना इसको ही डेवलप करा जाए और लोगों को सुविधा दी जाए। बिल्कुल तो उसको मैंने बनाया है। और उसमें जो राज्यसभा के मेंबर थे डॉक्टर करण सिंह, अच्छा वो बेसिकली तो अगर देखा जाए वो कांग्रेस के टाइम का मेरा बजट था। अच्छा और वो अपना कश्मीर के रहने वाले थे, वहां के राजा थे वो। तो उनसे मैं बजट लेके आई थी 2.25-2.5 के बीच में। अच्छा तब वो मैंने बनाया था, उसमें एसी लगा, एसी के पैनल लगे, बाकायदा बढ़िया अच्छे तरीके से बनाया। लेकिन आज दुख होता है थोड़ा सा कि उसकी देख रेख नहीं हो रही है। और उसके बाद भी अगर देखा जाए तो उसकी मैंने जो कीमत थी, जब मैं 2012 में जीत के आई थी तब भी उसकी 4,500 थी। और 2022 तक जब तक मैं सीट पे रही मैंने उसका 1 रुपया किराया नहीं बनने दिया, 4.5 ही रखा। क्योंकि मुझे पता था कि मेरे यहाँ गरीब लोग रहते हैं, रोजमर्रा के काम करने वाले रहते हैं, अगर बड़ी कहीं से पेमेंट देंगे तो वो कैसे देंगे। और सबसे बड़ा उसमें एक जो था, पहले से भी था, मैं ये नहीं कहूंगा मैंने शुरू कराया, कि जो 4,500 में बुक होता था तो वो 4.5 ही उसका अमाउंट रखा, प्लस जो जिनके फादर नहीं रहते, जो एक तरीके से निसहारा हो जाते हैं, तो उनके लिए वो निःशुल्क होता था। मतलब उसकी 100 रुपए, पहले 10 रुपए की हुई थी, फिर 100 रुपए की पर्ची कटती थी और 500 रुपए सफाई के देने पड़ते थे। तो वो मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं कुछ सौगात अपने लोगों को दे सकी। ऐसे ही देखा जाए तो ओ ब्लॉक में भी एक कूड़ा घर था, मतलब रोड पे ही पड़ा था वो, उसको मैंने वहां से बंद कराया और उस जगह पे एक हॉल नुमा बना दिया ताकि लोगों के यूज में आए। वो कूड़ा सारा रोड पे पड़ा रहता था, हर रोड पे रहता था और वो कूड़ा। थोड़ा और वो घरों फैल में जाता था वहां सारा। आसपास लोग रहते थे तो गंदगी होती थी। और ये था मेरे से पहले तो कि 8-8 दिन तक कूड़ा नहीं उठता था। और वही समय मुझे लगता है कि इस टाइम अगर 2026 में देखा जाए तो वो टाइम लौट के आ गया है। हर गली में, हर नुक्कड़ पे कूड़ा पड़ा रहता है। तो मैंने कोशिश करी थी कि मैं क्षेत्र को संवार सकूं, क्योंकि संवारने का काम मिला है। एक मुखिया की जिम्मेदारी अगर मुझे दी है तो मुखिया का काम होता है कि उस परिवार को, उस क्षेत्र को मुट्ठी में बांधे रखे, कि कोई बाहर का उस पर उंगली ना उठाए। तो वो मैंने वहां एक हॉल सा बनाया। और एक आप जानते होंगे थाने के जस्ट सामने ही रोड पे पड़ा रहता था। हाँ, वो वाला मैंने देखा भी है, बहुत ज्यादा फैला रहता था उसमें कूड़ा। वहां एक हादसा हुआ था, अगर आपको ध्यान में आएगा, कि रक्षाबंधन का त्योहार था और जैसे बहनें जाती हैं हमारी तो बच्चे को गोद में लेके और वो जा रही थी, तो बाइक वहां से बाइक स्लिप हुई और बाइक पे से जो उसकी गोद में से बच्चा था ना वो जाके कूड़े पे गिरा। वो खुद भी गिरी महिला और वो बाइक वाला भी गिरा। बट मुझे उस दिन डर लगा, थोड़ा नहीं बहुत डर लगा था कि यार कांच भी हो सकते हैं वहां, मैं पत्थर भी हो सकता था। सोचो उस बच्चे के कितना उस परिवार के लिए हानि हो सकती थी। मैंने उसी दिन ठान लिया था, मैं कहा इसे तो यहाँ नहीं रहने दूंगी। वो कूड़े की वजह से बाइक गिरी थी। बाइक गिरी थी क्योंकि चिकना हो जाता है ना, तो एक स्मेल भी आती है, थाने में भी स्मेल आती थी, थाने के लोग भी, बराबर में झूलेलाल मंदिर था उसमें भी स्मेल जाती थी। तो मैंने सोचा था कि यार इसको तो यहाँ नहीं रहने देंगे। उसको मैंने, अगर वहीं से देखो झूलेलाल मंदिर से पीछे की साइड जाते हैं जहाँ हमारा ट्रांसफार्मर है बिजली का, वहां पर बाकायदा उसको एक कमरा नुमा, हॉल नुमा बना के और वहां मशीन लगाई है 2 मैंने और लगवाई है। एमसीडी का ही काम था, जो मेरा करने का काम था वो मैंने किया उसमें। और वो अब पूरा वहां की जगह वहां डलता है। लेकिन होता क्या है कि अभी भी रोड साफ सुथरे हो गए हैं और किसी को प्रॉब्लम मेरे टाइम तक तो थे, लेकिन अब फिर लोग नहीं बाज आते, फिर वो डाल जाते हैं वहां पर। ओके। तो मैंने एक और प्रोजेक्ट आपका देखा था, आप ही की पार्टी का,
लाइट हाउस, इसमें हाँ। काफी सारी चीज कोर्सेज कराए जाते हैं बच्चों को जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं और किसी किसी के लिए महंगे भी हो सकते हैं, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, कंप्यूटर कोर्स और भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स। तो ऐसे काफी सारे कोर्सेज हैं और भी हैं, मेरे को अभी पूरी लिस्ट याद नहीं है। तो ये काफी डेवलप होने में काफी हेल्प करता है। तो आपके कैसे वो दिमाग में आइडिया आया कि ये करना चाहिए? ये मेरा नहीं, ये दिल्ली सरकार का आइडिया था और हर विधायक को जिम्मेदारी दी थी कि आपने अपने क्षेत्र में देखें कि क्या आप बच्चों को बेहतर दे सकते हो। देखो आज का टाइम ऐसा है कि बहुत सारी दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के जो फासले थे उसके दौरान चलते हुए हम नौकरी तो ज्यादातर बच्चों को दे नहीं सकते थे, लेकिन हम उनका फ्यूचर एक तरीके से बना रहे थे। बनाने का मतलब है आप कोई बच्चा हिचकता है बोलने में, तो वहां उसकी क्लासेस लेके उसको बोलने का, स्पीकिंग का करा के, ताकि उसकी भैकुले तो सामने जाके वो बात करे। तो एक वो हो रहा है, मेरे ख्याल से सिंगिंग का भी था, कंप्यूटर का भी था, इंग्लिश का भी जो आपने बोला। तो अगर आप कहें तो एक तरीके से कैरियर को लेके था वो। काफी आगे चल के इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिल सकते हैं इस बहुत ज्यादा। फर्ज करो 12वीं क्लास के बच्चे ने पेपर दिए और 3 महीने उसके पास कुछ नहीं है करने के लिए, तो क्या करेगा वो? इधर उधर हांडेगा। इधर उधर ना घूम के वो 3 महीने उस कोर्स को करेगा, वहां पर सीखेगा, अपना फ्यूचर और ब्राइट करेगा कि क्या उसकी स्किल है, क्या किस चीज में वो आगे बढ़ सकता है। उसी को लेते हुए, मद्देनजर रखते हुए दिल्ली सरकार ने कराया। और मैं एक चीज आपके माध्यम से कहना चाहूंगी, जो हमारे यहाँ के विधायक थे माननीय दिलीप पांडे जी, उन्होंने एक सोच रखी, विजन था उनका भी और केजरीवाल साहब का भी विजन था। तो मेरे ख्याल से जब आपके सबके विजन एक दिशा में जाते हैं तो सक्सेस होते हुए नजर आते हैं उसमें। तो अच्छी वहां पर क्लासेस हैं और अभी भी चल रहा है और फ्री है, बिल्कुल और फ्री है। भाई कहाँ से लाएगा बच्चा? जो फीस नहीं दे पाता, जो कमाई उसके माँ बाप का रोज का, अगर 2 दिन झाड़ी नहीं जाए तो फिर वो खाएंगे कहाँ से? वो कैसे फीस देगा? जाहिर सी बात है वो उसको सुविधा भी ऐसे लोकल एरियाज में काफी जरूरत है, ऐसी बहुत जरूरत है। अगर आपको हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है, यूथ को आगे बढ़ाना है, तो ऐसी चीजों को और करते रहना आगे जरूरत है। तो ये तो गई आपके जो आपने करवाए थे प्रोजेक्ट्स, और आपके विजन की बात करते हैं कि आपके क्या क्या चीजें रह गई जो आप करवाना चाहते थे, और इस बार आते तो आप क्या क्या करवाते? मेरे आपने अगर 1-2 इंटरव्यू देखा होगा, जैसे चैनल वाले पूछते थे, तो मेरा 2 विजन थे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थे, और वो मलकागंज के लोगों के लिए और बच्चों के लिए थे, जो खासकर हमारे जैन जी हैं उनके लिए। एक तो बारात, क्योंकि फिर में मैंने बाबू बोला आपको कि एक बारात घर हमारे यहाँ बना, एक तो बनवा रखा है, एक और बनाना था। वो थोड़ा सा ये है कि मान लो एक होता है मिडिल क्लास, एक उससे थोड़ा सा कोई ठीक करना चाहे, अच्छा, हाँ थोड़ा ठीक करना चाहे, हाँ प्रीमियम लगे, थोड़ा कॉस्ट उसकी कम हो, एक तरीके से बढ़िया लगे कि कोई गरीब आदमी गौरवान्वित महसूस करे कि यार मेरी बेटी की भी शादी अच्छे उसमें हुई है। तो मलकागंज के जस्ट बराबर में एक हमारा पुराना सीटीसी है। सीटीसी का मतलब पुराना शौचालय था। तो मेरा विजन था कि उसको वहां से उसकी फाइल चला के वहां एक बारात घर अच्छे लेवल पर, बारात घर कह सकते हैं या बैंक टाइप कह सकते हैं, कि अच्छा 2-3 मंजिल का बन जाए, तो वहां और भी बेनिफिट लोगों को मिले। मलकागंज के तो करते ही, आसपास के लोग भी करते, तो बेनिफिट ये रहता कि हमारे जो एमसीडी का जो रेवेन्यू था उसमें भी फर्क पड़ता है, इजाफा होता है उसमें। एक हमारे यहाँ जो मैंने बताया कि जच्चा बच्चा केंद्र बनवाया था, उसी के आगे जगह पड़ी थी, काफी जगह है। अब हमारे यहाँ कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ कोई स्विमिंग पूल बनाया जाए या कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाए, या ऐसा कुछ है नहीं मलकागंज में जितना भी मैंने देखा। तो मेरा मन था कि बच्चे जैसे वॉलीबॉल खेल ले वहां जाके, टेनिस खेलने जाके, तो एक वो हेल्थ से रिलेटेड, क्योंकि हो क्या रहा है मलकागंज का, जो मेरी तस्वीर थी या मैंने सोचा था, जो सपना था, वो था कि एक नई दिशा देने के लिए भाई बच्चे हैं 17 से, आप ये कहेंगे 15 से लेके और 17, 18, 20 तक, उसकी जो एक उम्र होती है वो बहकने की होती है, कहीं भी भटक सकता है, वो गलत चीज में भी जा सकता है। अगर वो उधर ना ध्यान दे के, जैसे अभी हमारा लाइट हाउस है या वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसमें बनवाने वाली थी मैं, तो उसमें उसकी इंगेज रहेगा, तो मेरे ख्याल से गलत चीजों के लिए उसको टाइम जैसे मैंने अभी मैं खुद बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स पे
इंटरेस्ट रखता हूँ और मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स भी हैं, तो कभी लगता है कि हाँ, हमारे एरिया में स्पोर्ट्स का कुछ होता तो हम भी कुछ करते आगे। कर पाते। हाँ, तो और जो रोशनारा बाग है, अभी क्रिकेट खेलने के लिए हम जाते हैं, तो उसमें भी काफ़ी सारे जो पार्क थे पहले, वो भी अब क्रिकेट खेलने के लिए सिर्फ एक ही पार्क बचा है, तो काफ़ी ये सारे। गलत चीज है, मैं ये कहूंगी, क्योंकि बेसिकली वो मलकागंज में नहीं आता है, मलकागंज वार्ड के उसमें अधीन में नहीं आता है। पर मैं फिर भी कहूंगी कि बच्चे तो बच्चे हैं, कहीं के भी आके खेल सकते हैं, तो खेलने देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो आज अपने लिए खेल रहा है, कल देश के लिए भी तो खेलेगा। बिल्कुल हो सकता है। आज अपने लिए खेल रहा है, कल स्टेट के लिए खेलेगा, परसों देश के लिए खेलेगा। और जैसे अगर हम गली में खेलते हैं तो भी प्रॉब्लम्स होती है आसपास के। किसी के घर का शीशा तो तोड़ोगे इसीलिए तो लड़ाई होगी ना। तो इसीलिए पार्क जाते हैं खेलने, तो बट वहां भी अब जगह इतनी ज्यादा बची नहीं है खेलने की, तो गलत चीज, इसलिए। मैं ये कहूंगी कि जो चीजें हैं दायरे में रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है आपकी, जो हमारा पर्यावरण है, आपकी एनवायरनमेंट है, उसको आपको ठीक रखना चाहिए। क्योंकि आप देखते हैं कि दिल्ली में सर्दी हो गर्मी हो, पोल्यूशन हमेशा हर टाइम रहता है, हर टाइम रहता है। तो वो क्या है कि वो किसके जा रहा है, हमारे बच्चों की सांसों में जा रहा है, हमारी भी जा रहा है। अब मैं ये कहूंगी कि एक बच्चा हमारा लगन से पढ़ाई कर रहा है, स्पोर्ट्स खेल रहा है, और उसकी सडनली तबीयत खराब होती है और फिर वो छूट जाए तो कितना दुख होता है इस बात को। आपके हिसाब से कुछ राय जो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में हेल्प करे? देखिए, मैं ये कहूंगी कि जो महत्वपूर्ण कदम होते हैं वो अक्सर कोई भी पार्टी हो, चाहे मेरी पार्टी क्यों ना हो, अक्सर उस बड़े लेवल के काम लेने चाहिए, उठाने चाहिए, ताकि लोगों की सेफ्टी बनी रहे। मैम आपने बहुत अच्छा बोला कि आप स्विमिंग पूल बनवाना चाहती हो। मेरा बहुत शौक है कि मैं स्विमिंग पूल में स्विमिंग सीखूं, क्योंकि मुझे आता नहीं है। तो मुझे लगा कि अगर बनेगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आप नेक्स्ट टाइम आती हो तो मैं अगर आप। एक चीज और इसमें जोड़ना चाहती हूँ, मेरे ध्यान में आया। हाँ आपको ध्यान होगा, शायद शालीमार बाग के आसपास का कहीं वो हाँ। है, जो एक हादसा हुआ था हमारे यहाँ का, गली रॉबिन वाली का। अगर आपने मलकागंज का अगर बारे में मुझसे पूछेंगे तो मैं यहीं बैठे बैठे आपको बता दूंगी हाँ। कितनी गलियां हैं, कितने मोहल्ले हैं, कितना घर है, कौन सा कहाँ रहता है, ये सब। गली रॉबिन वाली का एक जो लड़का था, वो वहां डूब के मरा था। अच्छा। वो बेसिकली तो गर्मी थी, तो गया था, उसका शौक भी था कि मैं तैरूंगा और ये सब चीजें सीखूं, लेकिन उसके साथ अनहोनी हुई थी। तो मुझे लगा कि सेफ्टी के शायद अपने यहाँ ये चीजें होती तो शायद वो नहीं होता, किसी का घर का चिराग नहीं बुझता। तो ये चीजें उसमें। मैम मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आपको आप ये बताने को भी तैयार है कि आपको कितनी गलियां है, कहाँ क्या ले। इससे पता चलता है कि आप कितनी एक्टिव है अपने एरिया में, और हर एक घर को जानते हैं। जो हमारे महात्मा गांधी जी का जो सपना था स्थानीय स्वशासन का, और इन्हीं की वजह से 73वां 74वां संविधान संशोधन और पंचायत और एमसीटी का लाया गया। मुझे लगता है बहुत बेहतर तरीके से आपने अपने समय में करवाया। आपने यूथ स्किल्स पे बात की। आज डिजिटल एरा चल रहा है, आज स्किल की बहुत ज़रूरत है, आज डिग्री की नहीं है। तो आपने लाइट हाउस के माध्यम से आपकी पार्टी के माध्यम से आपने वहाँ पर युवाओं को प्रेरित किया कि आप यहाँ पे आइए, फ्री में आइए गरीबों के बच्चे के लिए। आपने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात की, आपने स्विमिंग पूल की बात की। जो काउंसलर का काम है, आपने मुझे लगता है कि आपने एक-एक जो आप चीज़ें बताया, मुझे बहुत बढ़िया लगा कि आपने हर एक बेसिक चीज़ पे ध्यान दिया जो ज़रूरत है इंसान की, जो एक इंसान को जीवन जीने के लिए चाहिए होता है, और वही एक काउंसलर से उम्मीद की जाती है। और मुझे लगता है कि आप अगर नेक्स्ट टाइम आती है तो और बेहतर करेंगे, और हम तो बिल्कुल चाहेंगे कि आप नेक्स्ट टाइम आए। और सबसे पहले हाँ तो मैं एक चीज आपको कहूंगी कि जो आपने अभी जो गांधी जी ने बताया, तो वो तो हाँ बड़े महान लोग थे। हाँ मैं ये कहती हूँ कि उनके पग चिन्हों पे चल ही लें हम, हाँ तब भी बहुत बड़ी बात है। और हाँ थोड़ा थोड़ा करके देख, मैं यही कह रही हूँ हाँ कि कोई कोई भी लीडर हो, कोई भी पॉलिटिशियन हो, आप समझिएगा उस बात को, हाँ। कोई भी बड़े से बड़े लेवल का कोई अपनी जेब से नहीं लगाता। बिल्कुल बिल्कुल। वो आप जन का ही पैसा होता है, आम आदमी। चाहे सर्विस टैक्स में दें, हाउस टैक्स के रूप में दें, चाहे जीएसटी के रूप में दें, किसी भी रूप में दें, वो आप लोगों का पैसा है। और आप लोगों का पैसा आपकी भलाई में लगे तो मेरे ख्याल से उससे बड़ा सुकून कुछ नहीं है। ये मैं तो जाके महसूस करती हूँ। और मैं एक चीज और कहूँ, अगर दिन में एक अच्छा काम भी करा ना, तो मुझे इस बात की तसल्ली रहती है कि उसको मैंने निराश नहीं करा, कम से कम मुझे नींद तो सही आएगी। तो मैं अपने यूथ विंग से एक चीज और कहूंगी, जो
आने वाला पार्टी मेरी क्या डिसाइड करती है वो तो खैर मैं नहीं कहूंगी कैसा होता है समय, लेकिन अगर भविष्य में मुझे फिर से भी मौका अगर मिलता है मेरी पार्टी के थ्रू, आप लोगों के थ्रू, तो जो मेरा विजन है वो तो मैं पूरा करूंगी। प्लस जो हमारा यूथ है, मैं कोशिश करूंगी कि वो झांके राजनीति में, देखे कि क्या इसमें और बेहतरीन करने की या बेहतर करने की जरूरत है। क्योंकि भागता इसलिए है क्योंकि उसको जो तस्वीरें दिखाई जाती है ना वो बहुत नेगेटिव दिखाई जाती है। वो नेगेटिव जो लोग हैं वो तो दिखती है, लेकिन उसको भरोसा कम कर पाता है। वो जो सच्चा लोग भी है ना उन पर भी वो भरोसा कम कर पाते हैं, क्योंकि एक थॉट ऐसा बना दिया, ये एक ऐसी परंपरा कर दी है कि यार ये भी ऐसा ही होगा, वो भी ऐसा ही होगा। तो उस चीज में भी झांकने की, सबसे पहला अगर व्यक्ति कोई सीट पे बैठा है तो उसका चरित्र आपको बात करने से ही पता चल जाएगा। बहुत बहुत तरह के लोग हैं, मैं ये नहीं कहूंगी ज्यादा गुणी हूँ या ज्यादा संपूर्ण हूँ। गरीब किसान की बेटी रही, जितनी शिक्षा दे पाई, मैं कहती हूँ कि उससे ज्यादा मेरी इच्छा थी लेकिन नहीं हो पाया, शादी हो गई। तो मैं ये चाहूंगी कि आज के टाइम में एक मैसेज यूथ के लिए, मेरी दिली इच्छा है अगर हमारे मलकागंज का यूथ मानेगा या जो भी सुनेगा वो माने, सबसे बड़ा मैटर आपकी पढ़ाई मैटर करती है। उसमें सीखो और पढ़ो, इतना पढ़ो कि अगर कोई आपसे थॉट पूछे या हम जैसा ही पॉलिटिशियन कोई पूछे कि तुमने क्या करा, तो उसका आप जवाब दे सको। तो पढ़ाई मत छोड़ो, क्योंकि बेसिक आपके जीवन को संवारने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान माँ बाप का तो है ही, गुरु का तो है, लेकिन प्लस आपकी मेहनत और आपकी पढ़ाई का है आने वाले टाइम को देखते हुए। दोबारा से आप क्या काउंसलर के चुनाव लड़ेंगे या फिर पार्टी इससे बड़ा लड़ाएगी? सोचोगे तो आप? नहीं, पार्टी लड़ाएगी, पार्टी जो भी काम देगी, क्योंकि मैं अकेले डिसीजन करने वाली कुछ नहीं होती। बहुत मैं तो एक छोटा सा कार्य करता हूँ और सम्मान दिया पार्टी ने, मान दिया है, और काम करने का मौका मिलेगा तो फिर अच्छे काम करूंगा। और वही जो मैंने बताया कि अगर मौका मिलता है और आप लोग भी उसमें साथ देते हैं, मलकागंज के लोग साथ देते हैं, चाहे हमारे कितना, मैं आपको गिनाऊं अगर आपको लगेगा तो मैं थोड़ा सा मोटा मोटा आपको बता देती हूँ। मलकागंज के 13 ब्लॉक, फिर उसके बाद आ जाओ कबीर बस्ती, उसके बाद आ जाओ ट्रक अड्डा, फिर बैक में आते हैं सोहनगंज, सोरा कोठी, उसके बाद आगे चले जाओ तो अपना मुकीमपुरा, मुकीमपुरा से आगे चले जाओ तो अपना ये पूरा मुकीमपुरे से आगे जाएंगे तो अपना डॉक्टर चावला वाली गली, उससे आगे जाएंगे तो वो इंदिरा मार्केट आ जाएगी, फिर पीछे आएंगे तो पंजाबी बस्ती, उससे पीछे आएंगे सब्जी मंडी, उसके पीछे जाएंगे सीता सरन कॉलोनी, उसके पीछे जाएंगे वाल्मीकि बेड़ा, उससे भी पीछे जाएंगे गुदड़ बस्ती, उससे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो चमनगंज, उससे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो अपना कुंजी हलवाई वाला वो आ गया, उससे भी थोड़ा आगे जाएंगे तो बर्फ खाना आ गया। तुम्हारा बोलना मुझे पूरा पता है, पूरा घूमे हुए आप। पूरा एक एक मैं घर 10 साल कम में सम नहीं होता। और मैं इस बात के लिए इन सभी का, आर्यपुरा भी रह गया, आर्यपुरा के जो 7 मोहल्ले हैं वो भी है, आर्यपुरा भी बीच में लगता है उसमें, जैसा नहीं है तो बहुत सारी हैं जो, मैं इन सब लोगों की 10 साल के ऋणी हूँ। और इस बार भी बहुत कोशिश करो थी कि बहुत कम मार्जिन रहा। देखो मैं बताती हूँ, अगर एंटी इनकम्बेंसी होती तो बहुत बड़ी हार होती है, इतने से नहीं होती। तो इसका मतलब मेरे लोगों ने मुझे प्यार दिया है, उस प्यार को मैं मान रखते हुए बहुत ऋणी हूँ उनकी। यार अगर आगे और भी कुछ करने का मुझे मौका मिला मैं अवश्य करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे पॉडकास्ट बहुत चैनल पे आने के धन्यवाद। लिए, और अगर मौका मिलता है तो आपको जरूर दोबारा बुलाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और हम तो मतलब कामना करते हैं कि आप नेक्स्ट टाइम निगम पार्षद बनकर आए हमारे चैनल पे। हाँ, जो भी हो। अभी इतने बड़े ख्वाब नहीं, जो है जमीनी स्तर के मेरे वो बात करेंगे कि क्या क्या